एनडीडीएस का फुल फॉर्म होता है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ड्रग डिलीवरी मतलब बॉडी में ड्रग को इंसर्ट करना किसी भी रूट से। जी। 4 टाइप ऑफ रूट्स होते हैं। इनहेलेशन मतलब सूंघ के, टॉपिकल मतलब स्किन पे अप्लाई जी करके सर। जिसमें हम लोशन लिनेमेंट यूज करते हैं, और जी सर। ओरल रूट जिसमें हम सॉलिड डोजेस फॉर्म में टैबलेट कैप्सूल यूज करते हैं। लिक्विड में इमर्शन आता है, सस्पेंशन आता है। तो इसको हम टॉपिकल फॉर्मुलेशन बोलते हैं। टॉपिकल फॉर्मुलेशन वो जो स्किन पे अप्लाई किया जाए। इनहेलेशन वो जो नोज के थ्रू इनहेल करके लिया जाए, इसमें निबुलाइजर्स आते हैं। जैसे अस्थमेटिक पेशेंट जो पंप्स यूज करते हैं ना, वो ड्रग्स आते हैं। जी। अब ये जो एनडीडीएस है, ये आधुनिक तकनीक है दवाई को शरीर में पहुंचाने की। उसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया था, जैसे ऊँट एक बार पानी पीता है, 10 डेज तक पानी स्टोर रहता है उसके अंदर, तो वो 10 डेज तक बिना पानी के भी रह सकता है। ऐसे ही एक बार पेशेंट के अंदर हमने ड्रग इंसर्ट किया, तो उसको महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक दवाई लेने की जरूरत नहीं है। तो इससे पेशेंट कंप्लायंस भी इम्प्रूव होता है। पेशेंट कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? पेशेंट को यदि हम ड्रग देते हैं और कहते हैं आपको डेली दवाई खाना है, हो सकता है वो स्किप कर जाए, किसी काम में बिजी हो, उसके माइंड से स्किप हो जाए, तो भूल जाएगा, तो दवाई नहीं लेगा। दवाई नहीं लेगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा। तो डेली दवाई एक पर्टिकुलर टाइम पे उसके शरीर में रिलीज होगी, तो हम दवाई का पैच बना के उसको इम्प्लांट कर देते हैं। तो ये आधुनिक तकनीक है। ठीक है, जैसे प्रोड्रग है, हम ड्रग को इनएक्टिव फॉर्म में देते हैं। जब पेशेंट उसको कंज्यूम करता है ओरल रूट से, तो वो एक्टिवेट हो जाती है बॉडी में जाके और फिर अपना एक्शन देती है। एनडीडीएस की विशेषता ये है, सेफ है, लेकिन कुछ फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। एक्सपेंसिव भी है, अवेलेबिलिटी बहुत बढ़िया नहीं है। जो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है वही इसको यूज करते हैं। पेशेंट कंप्लायंस को इम्प्रूव करता है ना। कुछ टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको बताई थी, जैसे टीडीएस है, क्यूआईडी है, बीडी है, ओडी है। यदि कोई पेशेंट ड्रग दिन में एक बार लेगा तो हम उसको कहेंगे ओडी, वंस अ डे। 2 बार लेगा, बेसेंडाई। ये लैटिन टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शन में यूज होती हैं। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? रिटर्न ऑर्डर बाय द आरएमपी। आरएमपी का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसका एमसीआई एक्ट 1955 के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ हो, उसी के पर्चे पे एलोपैथिक दवाइयाँ दी जाती है, जो एक्स शेड्यूल में आती है, सी1 शेड्यूल में आती है, एच शेड्यूल में आती है। और ऐसे ड्रग्स जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के दिए जाते हैं, हम उनको ओटीसी मेडिसिन कहते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स, जिसमें कुछ पेन किलर्स आते हैं, और इसमें पैरासीटामोल भी आता है। कुछ कंट्रीज में ये नहीं आता विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक कैटेगरी का ड्रग है, मतलब ये बढ़े हुए बॉडी टेम्परेचर को कम करता है। तो कुछ हमने लैटिन टर्मिनोलॉजीज देखी थी, है ना। अब एनडीडीएस का एक उपयोग ये भी है कि हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा मॉर्निंग टाइम में रहती है, 3 से 5 बजे के बीच में। ठीक है, अब इस टाइम पे पेशेंट उठ के ड्रग तो लेगा नहीं, और उसको यदि नींद में हार्ट अटैक आ गया तो उसकी जान चली जाएगी, है ना। तो हम इस टाइप की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, पॉलीमर की कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, और ड्रग हम खाएंगे 8-9 बजे खाना खाने के बाद, और उसका एक्शन हमें कब मिलेगा बेटा? 4 बजे। ठीक है, तो इस टाइप से हम उसकी कोटिंग करेंगे कि ड्रग कब रिलीज होगी हमारे, उस टाइम पे जब ड्रग की हमको जरूरत है। आयुष, समझ में आ रहा है बेटा आपको? हम्म। जी सर। जी सर, आ रहे। आयुष। जी सर, आवाज आ हाँ, रही है। थेराप्यूटिक इफेक्ट भी अच्छा मिलता है एनडीडीएस में, और डोज फ्रिक्वेंसी भी कम हो जाती है। डोज फ्रिक्वेंसी, डोज मतलब खुराक, दवा की वो मात्रा जो बीमारी को ठीक करने के काम आएगी, उसको हम डोज बोलते हैं। डोज फ्रिक्वेंसी मतलब दवाई कितनी बार लेना है ना। दिन में 3 बार लेना है, 2 बार लेना है, 4 बार लेना है, सप्ताह में एक बार लेना है, ये डोज फ्रिक्वेंसी कहलाती है। अब जैसे किसी को इंसुलिन का इंजेक्शन लगना है, जब भी वो खाना खाएगा इंसुलिन की जरूरत उसको पड़ेगी। खाना खाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, तो उसको रोज इंजेक्शन लगेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, इंसुलिन के पैच लगा देते हैं, तो उसको 6 महीने की फुर्सत हो जाती है। मतलब उसका ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ेगा, इंसुलिन रिलीज होता रहेगा। बॉडी इंटरनली तो बना नहीं रही है, तो एक्सटर्नली हमने इंसुलिन का पैच उसकी बॉडी में इम्प्लांट कर दिया है। तो ये सब एनडीडीएस के एग्जाम्पल है। अब कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो हम ओरल रूट से ले तो उसको लिवर डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको मेटाबोलाइज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन आते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, ऑक्सीटोसिक ड्रग है। ऑक्सीटोसिक ड्रग्स वो होते हैं जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। ये डिलीवरी को फैसिलिटेट करता है। जब लेबर शुरू होता है, तो
ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है जिससे डिलीवरी फैसिलिटेट होती है। ठीक है, बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है। तो ये भी इंजेक्शन फॉर्म में ही दिया जाता है। इंजेक्शन फॉर्म में इसलिए दिया जाता है पेरेंटल रूट से क्योंकि ये प्रोटीन का बना होता है, हार्मोन प्रोटीन से बनते हैं। और प्रोटीन यदि हम ओरल रूट से लेते हैं तो बॉडी उसको प्रोटीन समझ के डाइजेस्ट कर लेती है। इसलिए ऑक्सीटोसिन हुआ, इंसुलिन हुआ, ये जो हॉर्मोन्स हैं ये पेरेंटल रूट से दिए जाते हैं। इंसुलिन किस रूट से दिया जाता है? सबक्यूटेनियस रूट से। ये एग्जाम में पूछा गया है। और इंसुलिन का इंजेक्शन पेशेंट अपने आप को खुद लगा सकता है, उसको डॉक्टर ट्रेनिंग दे देता है और वो अपने आप को खुद लगाता है। सबक्यूटेनियस रूट मतलब स्किन की जो लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस लेयर, तो उसमें ये लगता है। तो पेशेंट अपने आप को खुद लगा सकता है यदि डॉक्टर उसको ट्रेनिंग दे दे तो आपको समझ में आ रहा है कुछ ड्रग्स हम पेरेंटल रूट से क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमारी मजबूरी है उनको पेरेंटल रूट से यूज करना। अभी आज हम पेरेंटल रूट भी डिस्कस करेंगे, अभी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका एनडीडीएस में आता है टारगेटेड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सस्टेंडेड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सस्टेंड रिलीज जिसको हम बोलते हैं, और एक आता है सीआरडीडीएस, मतलब कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये तीनों इसी में आते हैं एनडीडीएस में। यदि एग्जाम में आएगा, फार्मास्यूटिक्स का 7th यूनिट है और इसमें से 5-7 नंबर का हर साल पूछा जाता है। इसमें हमको नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, इसके फायदे नुकसान क्या है और उसमें किस टाइप की टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। एनडीडीएस में हमको ड्रग का फुल एक्शन मिलता है, बायो अवेलेबिलिटी भी 100% है, साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं, और इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी अवॉइड हो जाता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ओरल रूट से यदि मैं कोई ड्रग लूं तो वो अवशोषित होकर लिवर को, लिवर से गुजर के ब्लड में जाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा। तो लिवर उसको फर्स्ट टाइम जब पास होगा तो उसको लिवर मेटाबोलाइज करेगा, लिवर अपना कोई ना कोई प्रभाव उस पर छोड़ेगा। तो हो सकता है कि हमारा जो ड्रग है वो डीएक्टिवेट हो जाए, है ना। तो हम इसको अवॉइड करने के लिए ड्रग को सीधे पेरेंटल रूट से या और भी रूट है जिनसे हम सीधे ब्लड में इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू, जैसे पेरेंट्रल। पेरेंट्रल रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ड्रग हमारा सीधे ब्लड में जाएगा और एक्शन प्रोवाइड करेगा। और जैसे ही ड्रग ब्लड में आता है तो ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो ड्रग हर जगह पहुंचता है। साइट ऑफ एक्शन क्या होता है? जहां पर ड्रग की जरूरत है। ठीक है, जहां पर ड्रग की जरूरत है उसको हम साइट ऑफ एक्शन बोलते हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होता है? जब हमने ड्रग लिया तो एक्शन आना कब शुरू हुआ? जैसे पेशेंट को माइग्रेन है, मरीज का सर दर्द हो रहा है और हमने उसको दवाई दी। जैसे ही हमने उसको दवाई दी तो 15 मिनट बाद उसका सर दर्द बंद हो गया। तो ऑनसेट ऑफ एक्शन मिल गया हमें 15 मिनट बाद, मतलब दवाई का एक्शन कब आ रहा है। ठीक है, तो फास्ट एक्शन किस में आता है? पेरेंटल रूट में, क्योंकि उसमें दवाई सीधे ब्लड में जाती है और हार्ट पंपिंग करता है। तो 5 लीटर ब्लड को हार्ट 1 मिनट में पूरा सर्कुलेट कर देता है, मतलब फुल एक्शन आ जाता है इंजेक्शन का कुछ ही सेकंड में। समझ रहे हो आयुष? पेरेंटल रूट का जो एक्शन है, पेरेंटल रूट से जो ड्रग दिया जाएगा उसका एक्शन बहुत ज्यादा फास्ट आता है, बायो अवेलेबिलिटी 100% रहती है, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी अवॉइड किया जा सकता है। तो ये सब आया इसके अरे आया। फायदे हैं। अब टैबलेट के केस में टाइम क्यों लगता है? टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन होगा, तो रही डिसोल्यूशन तुम होगा, तो मेरे को एब्जॉर्प्शन चीज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लेकिन होगा। जो इसी पे हम ये लोग ने एक स्टार्ट टाइम की। टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए टैबलेट का एक्शन आने में 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट तक लग सकते हैं। तो ये है आपका जनरल इंट्रोडक्शन, है ना, एनडीडीएस। इसको मैंने आपको डीपली पढ़ाया था और आप क्लास में नहीं थे, तो आप समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? एनडीडीएस क्या होता है? नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अरे वाह। क्यों आयुष? इसके एग्जाम्पल से यदि कोई पूछे तो इसमें इम्प्लांट्स आते हैं, फिल्म्स और स्ट्रिप्स आती है जो कि वुंड्स पे लगाई जाती है, लिपोसोम्स यूज होते हैं, प्रोड्रग्स डिजाइन किए जाते हैं। प्रोड्रग्स क्या होते हैं अभी आपको बताएं, इनएक्टिव फॉर्म में दिए जाते हैं। ठीक है, और ये बॉडी में जाके एक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि हम ड्रग के वेस्टेज को कंट्रोल कर सके। कुछ ड्रग्स होते हैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे आपका 10 mg ड्रग आ रहा है 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, तो मतलब ड्रग की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हाई है। तो इस ड्रग को यदि हम ओरल रूट से देंगे तो जैसे अपने पैरासीटामोल दिया 500 mg, ओरल रूट से दोगे तो 300 mg एब्जॉर्ब होगा, 200 mg बॉडी से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ऐसा क्या हम हमारे एक्सपेंसिव ड्रग के साथ कर सकते हैं? क्यों आयुष? दवाई हमारी बहुत महंगी है तो हम उसको वेस्ट कर सकते हैं क्या?
नहीं सर। 500 रुपए की 1 mg आ रही है, हमने 10 mg दवाई दी, 2 mg शरीर से बाहर निकल गई, उसने एक्शन नहीं दिया, तो लॉस होगा ना, नुकसान होगा मरीज का। जी। ठीक है। तो ड्रग के वेस्टेज को कम किया जाता है। पेरेंटल रूट से वो ड्रग को हम देंगे तो वो ड्रग 100% ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचेगी। तो जितने भी एक्सपेंसिव ड्रग हैं उनको हम पेरेंटल रूट से डिजाइन करते हैं जब हम फॉर्मुलेशन को डेवलप करते हैं। एक ही मॉलिक्यूल का फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो साइंटिस्ट होते हैं वो उसको अलग अलग डोजेस फॉर्म में डिजाइन करते हैं। डोजेस फॉर्म में आपको बता चुका हूँ क्या होता है, ये ड्रग को कैरी करता है। ठीक है, ड्रग का कैरियर होता है डोजेस फॉर्म। ये ड्रग को बॉडी में लेके जाता है। ड्रग में आपको मैंने बताया था ना, नॉन ड्रग और ड्रग पार्ट होता है। ड्रग पार्ट एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट, ये बीमारी को ठीक करने के काम आता है। और इसमें एडिटिव या एक्सिपिएंट या फार्मास्यूटिकल एड्स भी डाले जाते हैं जो फॉर्मुलेशन को केवल सपोर्ट करते हैं। ये सब मैं बता चुका हूँ, जस्ट आपको एक सुपरफिशली इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ इन सब चीजों से। है ना। अब जैसे हमने सस्पेंशन इमल्शन पढ़ा था, तो उसमें ऑयल वाटर इन ऑयल और वाटर ऑयल इन वाटर, तो ये जो मल्टीपल इमल्शन है ये भी एग्जांपल है आपके नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। माइक्रो इमल्शंस में जो ग्लोब्यूल का साइज होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। नैनो पार्टिकल्स यूज करते हैं, डेंड्राइमर्स यूज करते हैं, ऑक्यूजर्ट्स यूज करते हैं, मतलब आई में ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन डाली जाती है। तो ये जितना भी मैंने एग्जाम्पल दिया बेटा, ये किसके एग्जाम्पल है सारे, नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। ठीक है, ये मैंने आपको रिवाइज जी सर। करा दिया, है ना। नेक्स्ट आपका फार्मास्यूटिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेरेंट्रल से, है ना। हम पेरेंट्रल प्रिपरेशन की फॉर्मुलेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग पे क्वेश्चन आता है। पेरेंट्रल मतलब इंजेक्शंस, कभी ना कभी इंजेक्शन लगे होंगे आपको, नहीं तो जब कोई बच्चा छोटा होता है तो वैक्सीन तो लगते ही है उसको, और कुछ वैक्सीन पेरेंट्रल रूट से दिए जाते हैं इंट्रामस्कुलर, है ना। जी सर। तो पेरेंट्रल मतलब इंजेक्शन। ठीक है। हमने जो डोजेस फॉर्म पढ़ा था, टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, है ना, उसमें हमने पढ़ा था पेरेंट्रल। पेरेंट्रल मतलब होता है पैरा इंटेरॉन। ठीक है, मतलब इंटेस्टाइन से होके दवाई खून में नहीं जाएगी, इसको हम बोलते हैं पैरा इंटेरॉन, है ना। मतलब डायरेक्ट दवाई ब्लड में जाएगी। जैसे हम मैंने आपको बताया था हम लोजिंग्स यूज करते हैं, सबलिंगुअल टैबलेट लेते हैं। सबलिंगुअल टैबलेट में ड्रग डायरेक्ट ब्लड में जाता है या नहीं, हमने टंग के नीचे रख लिया, वहां से वो एब्जॉर्ब होगा म्यूकस मेम्ब्रेन से और हमारे ब्लड में चला जाएगा। स्टमक में गया क्या, नहीं। तो नहीं। पेरेंटल रूट में क्या होता है, हम निडिल सिरिंज का यूज करते हैं। ठीक है, निडिल सिरिंज का यूज करते हैं ड्रग को हमारी बॉडी में इंसर्ट करने के लिए। इसमें इंजेक्शंस के साथ साथ इन्फ्यूजन्स भी आते हैं। इन्फ्यूजन में आपने देखा होगा लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, पेरेंट्रल्स भी दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल। लार्ज वॉल्यूम में क्या आएगा, मोर देन 100 ml जिसमें कंटेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आरएल का बॉटल, रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन आता है, देखा है आपने। एनएस का बॉटल आता जी है, सर। डीएनएस का बॉटल आता है, डी5 आता है, डी10 आता है। ये सब देखा है आपने, प्लास्टिक कंटेनर में होता है ये सब लार्ज जी वॉल्यूम पेरेंट्रल है, मतलब मोर देन 100 ml मेडिकामेंट है इसमें। ठीक है। इसको हम इन्फ्यूजन बोलते हैं, आईवी इन्फ्यूजन, आईवी रूट से दिए जाते हैं। इसमें हमको इसकी जरूरत पड़ेगी आईवी सेट की। ठीक है। कैनुला लगाते हैं, यदि पेशेंट को हमको रोज रोज बॉटल लगानी है तो हम कैनुला फिट कर देते हैं। ठीक है। और एक सेम टाइम पे पेशेंट को बुला के उसमें हम ये आईवी इन्फ्यूजन्स लगाते हैं, है ना। जैसे कोई पेशेंट है, वो आपका उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसको हमें ब्लड ब्लड यदि चढ़ाना है तो ब्लड के बॉटल्स भी आते हैं, वो भी आईवी रूट से दिए जाते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया था तब बताया था ना आपको, आईवी रूट में नहीं, ये पेरेंट्रल का ही एक रूट होता है। तो इसमें हम आईवी इन्फ्यूजन्स यूज करते हैं। ठीक है, आरएल, एनएस, डीएनएस, डी5 और डी10। वाटर फॉर इंजेक्शन आता है। कुछ इंजेक्शन ऐसे रहते हैं जिसमें वाटर होता है, वाटर फॉर इंजेक्शन, और पाउडर होता है। उस पाउडर को हम इंजेक्शन में अच्छे से मिक्स करते हैं, पाउडर को उसके वाटर फॉर इंजेक्शन में, और उसका हम प्रॉपर मिक्स करते हैं, उसको शेक करते हैं, और फिर हम उसको पेशेंट को लगाते हैं। इसको हम वाटर फॉर इंजेक्शन कहते हैं। ये हम टेक्नोलॉजी इसलिए यूज करते हैं ताकि ड्रग की स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, ड्राई फॉर्म में हमारा ड्रग जो है वो ज्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है। तो समझे आप पेरेंटल रूट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन।
पेरेंटल यूज जी रूट यूज करने के रीजन भी मैंने आपको बताया। ड्रग हमारा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, उस केस में यूज करेंगे। ड्रग यदि हम ओरल रूट से नहीं दे सकते हैं, है ना, तब हम यूज करेंगे। इसका एक्शन भी हमें जी बहुत ज्यादा फास्ट होता है, ऑनसेट एक्शन इसका फास्ट आता है, और इसके साइड इफेक्ट भी फास्ट आते हैं। यदि पेरेंटल का साइड इफेक्ट हो जाए तो पेशेंट को बचाना भी मुश्किल होता है। पेरेंटल रूट में ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ठीक है, क्यों? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्यों नहीं होता है? क्योंकि सीधे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गई, हमने लीवर को बाईपास कर दिया। ठीक है। और पेरेंटल में हम रूट कौन से यूज करते हैं? आईवी, आईएम और सबक्यूटेनियस रूट। आईवी से भी इंजेक्शन देते हैं, आईएम मतलब मांस में लगाएंगे, मसल्स में। डेल्टॉइड मसल्स हैं हमारे आर्म्स की, और ग्लूटॉइड मसल्स हैं हमारे पुट्ठे की, बटक्स की, है ना, कमर पे। तो वहां पर भी इंजेक्शन लगते हैं। और ये एम्पुल और वाइल के फॉर्म में भी आते हैं। एम्पुल मतलब सिंगल यूज होगा, एक बार में हम पूरा डोज यूज कर लेंगे, 3 ml, 2 ml, है ना, 4 ml तक आते हैं ये, एक बार में यूज कर लिए जाते हैं। वाइल्स को हम मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं, रबर का क्लोजर होता है इनका, ग्लास कंटेनर में इनको पैक किया जाता है। और ये फॉर्मुलेशन स्टेराइल होती है। स्टेलाइजेशन मतलब होता है किसी भी चीज को माइक्रोब से फ्री करना, कंटामिनेशन को अवॉइड करना। कंटामिनेशन मतलब क्या होता है? अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो ये फॉर्मुलेशन जो है ये सीधे हमारे ब्लड में इंसर्ट होती है, इसलिए इनका फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है ना। यदि हमारा जी पेरेंटल फॉर्मुलेशन हमने स्टेराइल कंडीशन में नहीं बनाया तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि नॉर्मली जो चीज हम ओरल रूट से लेते हैं तो हमारे स्टमक में एसिड होता है, म्यूकस सिक्रीट होता है, ऐसी व्यवस्था होती है कि किसी भी हानिकारक माइक्रोब को ब्लड में न जाने दिया जाए। ठीक है। वैसे हमारे नोज में भी हेयर्स होते हैं, है ना, अंदर म्यूकस सिक्रीट होता है, तो कोई भी चीज अंदर नहीं जा पाती। ऐसा हमारा, जैसे स्किन पे भी आपका एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना। अब स्किन पे कहीं कट लग गया तो इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्किन खुल गई, ब्लड अब डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, और एयर में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है। तो इन्फेक्शन मतलब किसी भी माइक्रोब का हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट पे अटैक कर देना। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, आरटीआई मतलब रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। सूंघेंगे यदि हम और हवा खराब है, हवा में माइक्रोब्स है, तो हमको एयरवे पैसेज का इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना। यदि हमने गंदा पानी पिया तो स्टमक में हमको डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, स्टमक में हमें पेन हो सकता है। तो ये सब ओरल रूट से यदि कोई माइक्रोब अंदर चला गया तो, है ना। और इंटेस्टाइनल फ्लोरास भी होते हैं, गुड बैक्टीरियाज, जो हमारे इंटेस्टाइन के लिए अच्छे होते हैं, विटामिन के की सिंथेसिस करते हैं, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। तो कुछ इंटेस्टाइनल फ्लोरा हमें हेल्प भी करते हैं, जिनको हम गुड बैक्टीरियाज कहते हैं। वाइजीबैक्ट उनकी फॉर्मुलेशन आती है ना। दही में भी होते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है ना। तो ये आपका एम्पुल जी समझ में आया आपको, वाइल समझ में आया, ग्लास कंटेनर में रहते हैं। कंटेनर भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फार्मास्यूटिक्स का शायद थर्ड यूनिट है ये। पैकेजिंग मटेरियल, ग्लास कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर, इनके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ग्लास कितने टाइप के होते हैं, प्लास्टिक का क्लासिफिकेशन, है ना। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। समझ में आ रहा है आयुष? जी सर। है ना। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल क्या होंगे? जो मोर देन 100 ml होंगे। इसके एग्जांपल्स बताओ। RL, NS, DNS, D5, D10 बॉटल्स। ठीक है, जिनको हम जी आईवी सर। सेट की हेल्प से लगाते हैं। और ये इन्फ्यूजन किस में आते हैं? प्लास्टिक, आपका प्लास्टिक कंटेनर में, है ना, 500 ml, 200 ml। देखे ना आपने हॉस्पिटल में कभी बॉटल लगा होगा आपको? जी क्यों सर। आयुष? जी सर, मैं क्लिनिक में बॉटल आता कभी हूँ ना सर। कभी लगी होगी आपको। जी सर। हम्म। जी अब पेरेंटल के एडवांटेज आपको बताने हैं, बताओ क्या होते हैं। इमीडिएट रिस्पॉन्स आएगा, इमरजेंसी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। पेशेंट यदि कोमा में है, जी सर। अनकॉन्शियस है, लूनेटिक पेशेंट है, पेशेंट यदि कोऑपरेट नहीं कर रहा मेडिकल स्टाफ के साथ, है ना, मानसिक रोग जी से सर। ग्रसित है, पागल हो चुका है, तो उस केस में हम पेरेंटल यूज करते हैं। कोई नियोनेट है, छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, 15 दिन का, दवाई तो खा नहीं पाएगा, है ना, मुंह भी नहीं खोल जी पाएगा, सर। छोटा बच्चा है, तो हम उसको पेरेंटल रूट से दवाई दे देते हैं। ठीक है। और पेरेंटल रूट से दवाई देने का एडवांटेज और क्या है? 100% बायो अवेलेबिलिटी, मतलब पूरा ड्रग हमें अवेलेबल होगा जो एक्शन देगा। ठीक है। और ऑक्सीटोसिन और इंसुलिन एक एग्जाम्पल दिए थे मैंने आपको दो, ये दोनों
जो हार्मोन कैटेगरी के ड्रग है, हार्मोन्स होते हैं, तो ये भी पैरेंटल रूट से दिए जाते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है बेटा? किसी भी ट्रेन्ड पर्सन की, मेडिकल स्टाफ की जरूरत है, डॉक्टर नर्स ही इंजेक्शन लगा पाएंगे, है ना, हर व्यक्ति तो नहीं लगा सकता ना अपने आप को। ठीक है, दूसरा एडवांटेज क्या है? टिश्यू नेक्रोसिस होगा, सेल नेक्रोसिस होगा, साइट ऑफ इंजेक्शन पे इंजुरी कॉज होगी, पेन होगा, रेडनेस आएगी, गांठें बन सकती है। और गलत तरीके से इंजेक्शन लगाओगे, जैसे आपने कमर में गलत तरीके से इंजेक्शन लगाया, लोकेशन यदि सही से फाइंड आउट नहीं की, तो साइटिका तक हो सकता है पेशेंट को, साइटिका की बीमारी, है ना, एब्सेस हो सकता है, वहां पर इन्फेक्शन हो सकता है, गांठ बन सकती है, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए स्टेराइल फॉर्मुलेशन को सफाई करने के बाद ही लगाया जाता है। डॉक्टर स्पिरिट यूज करता है ना कॉटन में, डॉक्टर जहां पर इंजेक्शन लगाना होता है उस जगह को साफ करता है, क्यों आयुष? जी सर। साफ करता है कॉटन से, डॉक्टर स्पिरिट लगाता है, उसके बाद ही वहां पर इंसर्ट करता है कि नहीं? और ये एक्सपेंसिव जी भी सर। है। एक्सपेंसिव क्यों है? 5 रुपए का एम्पूल है लेकिन 10 रुपए की निडल सीरीज खरीदनी पड़ रही है ना, 30 रुपए इंजेक्शन लगाने के देने पड़ रहे हैं, एक्सपेंसिव हुआ कि नहीं? जितने की देवी नहीं उससे ज्यादा की तो पूजा हो जा रही है। 5 रुपए का एम्पूल है, 3 रुपए का एम्पूल है, लगाने के लिए उसको 10 रुपए की निडल सिरिंज खरीदो, और फिर उसके बाद 30 रुपए नर्स को दो, प्राइवेट में यदि लगवाते हो तो 40 रुपए का तो एडिशनल खर्चा हो गया ना, और इंजेक्शन लगने में दर्द अलग होगा। ठीक है, तो एक्सपेंसिव होता है। और इसके साइड इफेक्ट भी इतने फास्ट आते हैं, जैसे पेनिड्यूरा इंजेक्शन, उसके साइड इफेक्ट से कुछ ही सेकंड में पेशेंट की जान जा सकती है, यदि पेशेंट को सूट नहीं होगा तो। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन यदि हो जाए तो वो इतनी फास्ट होगी कि पेशेंट की जान जा सकती है। तो रिस्की रूट कौन सा होता है सबसे ज्यादा, बताओ? क्यों आयुष? पेरेंटल। पेरेंटल रूट सबसे ज्यादा रिस्की होता है। अब इसका जो कंटेनर है उसकी भी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, वॉशर होना चाहिए, वॉशिंग होनी चाहिए, है ना, वॉश करते हैं उसको, क्लोजर यूज करते हैं, क्लोजर भी ऐसा होना चाहिए कि जो स्टेराइल हो। और पेरेंटल फॉर्मुलेशन की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी ज्यादा होती है, इसलिए तो ये थोड़े से महंगे आते हैं पेरेंटल, है ना। कोई भी पेरेंटल मतलब कम से कम 2-3 रुपए से ज्यादा का ही आता है, लेकिन टैबलेट कैप्सूल तो शायद 50 पैसे 1 रुपए की भी आ जाएंगे, है ना। और जी इनकी पैकेजिंग भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि इसमें हम ग्लास यूज करते हैं, है ना। और इनका ट्रांसपोर्टेशन भी हिसाब से किया जाता है ताकि ये फूटे नहीं, क्योंकि ग्लास फूट सकता है। असेप्टिक एरिया में इनको बनाया जाता है और कंटेनर की सीलिंग की जाती है। स्टरलाइजेशन किया जाता है ऑटोक्लेव से। ऑटोक्लेव एक मशीन होती है बेटा, ये मशीन क्या करती है, 115 डिग्री सेल्सियस पे हम प्रोडक्ट को रख देते हैं 30 मिनट के लिए। और जो थर्मोलेबाइल सब्सटेंस होते हैं उनका हम कैसे करेंगे स्टरलाइजेशन? फिल्ट्रेशन के थ्रू करेंगे। थर्मोलेबाइल सब्सटेंस क्या होते हैं? जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव मतलब टेम्परेचर यदि इनको दिया जाए तो वो खराब हो जाएंगे, तो उसको हम थर्मोलेबाइल कहते हैं। ससेप्टिबल होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं ताप के प्रति, तो हम उनको ताप दे सकते हैं क्या? क्यों आयुष? नहीं सर। ताप देने पे यदि कोई चीज खराब हो जाए तो हम उसको छान के फिर उसको फिल्टर करेंगे। तो इसमें फिल्ट्रेशन में बायो मेम्ब्रेन यूज करते हैं जिसका पोर साइज बहुत कम होता है। ठीक है, तो हम पेरेंट्रल को कैसे स्टरलाइज करते हैं? ऑटोक्लेविंग के थ्रू। ठीक है, ऑटोक्लेविंग एक टेक्निक है और एक इक्विपमेंट है ऑटोक्लेव, जिसमें हमें स्टरलाइजेशन मिलता है। और स्टरलाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ किलिंग और रिमूविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनी सरफेस, किसी भी सरफेस से हटाना है। कोई इक्विपमेंट हो सकता है, कोई लेबोरेटरी का इक्विपमेंट हो सकता है ना। तो ये हमारा स्टरलाइजेशन होता है। एसेप्टिक कंडीशन आपको पता चल गई। ए क्लास एरिया क्या होता है? ए क्लास एरिया, वहाँ HEPA फिल्टर लगाया जाता है। HEPA फिल्टर क्या करता है? एयर में से माइक्रोब्स को इरेडिकेट कर देता है, रिमूव कर देता है। तो जहां हमारी दवाई बन रही है पेरेंटल, वहां पर कोई माइक्रोब होना चाहिए क्या, बताओ? नहीं। नहीं होना चाहिए। वहां कोई माइक्रोब होगा हमारी फॉर्मुलेशन में आ जाएगा, और हमारी फॉर्मुलेशन से वो हमारे शरीर में यदि खून में आ गया तो हाँ, पेशेंट की इन्फेक्शन डेफिनेटली होना है। ठीक है, इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। एक क्वेश्चन आता है बेटा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो पैरेंटल की प्रोसेसिंग कैसे होती है। ठीक है, क्लीनिंग ऑफ कंटेनर, है जी ना, सर। और क्लोजर की भी, क्लोजर मतलब बंद करने की व्यवस्था, ढक्कन, ढक्कन को ही हम क्लोजर बोलते हैं। ठीक है, और जी इसमें सर। हम मशीनरी भी यूज करते हैं, डिस्टिल वाटर यूज करते हैं, है ना। हम वाटर फॉर इंजेक्शन यूज करते हैं। वाटर फॉर इंजेक्शन क्या है? वाटर का प्योर फॉर्म होता है बेटा। इसका हम कलेक्शन ऑफ मटेरियल करेंगे, उसकी हम पिसाई करेंगे, है ना। फिर हम
हमारा जो जी। पेरेंटल प्रोडक्ट है उसकी हम प्रिपरेशन करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, मतलब जो भी यूनिट ऑपरेशन हम यूज करते हैं, है ना। हमारा एक व्हीकल होगा, व्हीकल में हम उसको डिजोल्व करेंगे। डिजोल्व करने के बाद हम उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू, उसमें यदि कोई इम्प्यूरिटी भी नहीं होनी चाहिए, इम्प्यूरिटी भी हमारे ड्रग की स्टेबिलिटी और इफिकेसी को कम करेगी। फिर हम कंटेनर में उसको पैक करके उसकी सीलिंग कर देंगे और स्टेलाइजेशन कर देंगे। तो ये हमारा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डिस्क्राइब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल एंड पैरेंटल प्रिपरेशन। तो ये इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ये नोट्स में आपके साथ शेयर करूंगा, ये वीडियो भी शेयर करूंगा, तो इसमें से देख के आप बना लेना। ठीक है। एक ये आता है, राइट ए जी। शॉर्ट नोट ऑन फार्मास्यूटिकल एड्स। तो इसमें आप कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, यहाँ इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। स्वीटनिंग एजेंट में हनी आता है, सुक्रोज आता है, सैक्रीन आता है। फ्लेवरिंग एजेंट मतलब फ्लेवर, आइसक्रीम खाते हो वेनिला फ्लेवर की, बटर स्कॉच, सबके फ्लेवर अलग अलग होते हैं। तो ड्रग भी जो ओरल रूट से जी ली सर। जाती है, उसके पेशेंट कंप्लायंस को बढ़ाने के लिए, पेशेंट आकर्षित हो ड्रग के प्रति, इसलिए उसमें फ्लेवर ऐड किए जाते हैं। जैसे कफ सिरप्स आते हैं, पाइनएप्पल फ्लेवर के आते हैं, है ना। और भी, जी। और भी फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं इसमें। कलरिंग एजेंट है, मतलब टाइटेनियम डाइऑक्साइड, है ना, टाट्राजीन, ये सब कलरिंग एजेंट है। आपने देखा होगा कैप्सूल में भी कलर यूज होते हैं, रंग बिरंगी कैप्सूल्स आती हैं। प्रिजर्वेटिव, ये हमारी फॉर्मुलेशन को स्टेबल बनाए रखते हैं, ठीक है, माइक्रोबियल अटैक को प्रिवेंट करते हैं, जिसमें बेंजिल अल्कोहल आता है 0.5 टू 1%। तो ये सोडियम बेंजोएट, मिथाइल पैराबेन, बेंजोइक एसिड, इनकी यहाँ कंसंट्रेशन दी हुई है, किस कंसंट्रेशन में ये यूज करते हैं। और ये कंसंट्रेशन आईपी में भी मेंशन की जाती है, इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, उसको भी आप देख लेंगे। एंटीऑक्सीडेंट, ये जी खुद सर। ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ड्रग के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। इसमें कुछ ऑयल्स आते हैं, इसके एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए, जैसे विटामिन ई, टोकोफेरॉल। वाटर सॉल्युबल में आपका आता है विटामिन सी, ये भी एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। सोडियम मेटासल्फाइड, SMB, सोडियम बाइसल्फाइड, तो ये केमिकल्स के नाम दिए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा डेफिनेटली आपके, आ, ये जो एग्जिट एग्जाम होगा ना, उसमें आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। HLB स्केल, HLB का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, ये फुल फॉर्म है HLB का। ये एक स्केल है जो किस साइंटिस्ट ने दी थी, ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी ये। कब दी थी, 1949 में। और ये स्केल क्या बताती है, हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक नेचर ऑफ सब्सटेंस, किसके, सर्फेक्टेंट्स के। सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं, सर्फ यूज करते हो कपड़े धोने के लिए, सर्फ यूज करते हो, कपड़े अच्छे साफ होते हैं। कपड़े पे यदि कोई दाग लगा हुआ है, कोई स्टेन है, तो वो निकल जाता है आसानी से। क्यों निकल जाता है, क्योंकि वो अपनी पकड़ छोड़ देता है। कपड़े पे पकड़ बनाए हुए हैं दाग, और दाग की यदि पकड़ कमजोर पड़ जाए आयुष, तो क्या वो कपड़ों से निकल जाएगा। हम्म। नहीं सर। हम्म। जी सर। दाग की पकड़ कमजोर कमजोर पड़ जाए पड़ तो जाते निकल हैं सर। जाएगा ना। जी सर्फेक्टेंट्स सर। क्या करते हैं, सर्फेक्टेंट्स करते हैं सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। ठीक है। सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो वो, जैसे हम तेल को पानी में मिलाते हैं बेटा, मिलता है क्या, वो घुलेगा तो नहीं, अलग अलग नहीं। फेज रहती है ना। नहीं। तो हम जी। उसको क्या बोलेंगे, दोनों की फेज अलग अलग है। पर हम जब इमल्शन बनाते हैं, जैसे हमारा कोई ड्रग है ऑयल फॉर्म में, हमको उससे क्रीम बनानी है, जितने भी बहुत से क्रीम है जो कि इमल्शन फॉर्म में रहते हैं। इमल्शन मतलब क्या, टू इमिजिबल लिक्विड का कॉम्बिनेशन। तो एक ऑयल होगा, एक वाटर होगा, जी या सर। कोई और सॉल्वेंट भी हो सकता है। सॉल दो इमिजिबल लिक्विड को हमने ऐड किया, तो हमको उसको मिलाना है, तो हम उसको इमल्सीफाइंग एजेंट की हेल्प से मिलाएंगे। सस्पेंशन बनाने के लिए हम जी सर। सस्पेंडिंग एजेंट यूज करते हैं, इमल्शन बनाने के लिए इमल्सीफाइंग एजेंट यूज करते हैं। ये सभी सर्फेक्टेंट्स होते हैं। तो सर्फेक्टेंट्स को एक्सप्लेन करने की थ्योरी और ये HLB स्केल, ये ग्रिफिन ने दी थी। ठीक है। तो ये आप याद रखना, इस साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और HLB वैल्यू से एक क्वेश्चन तो 100% आता है। ठीक है। तो ये HLB स्केल बेटा जी 0 सर। से शुरू होके 20 तक जाता है। ठीक है। 0 से शुरू होके 20 तक जाता है। तो 1 से 10 तक वो सर्फेक्टेंट्स आते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर के, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। और 10 to 20 वो आते हैं जो लिपिड से प्यार करते हैं, मतलब लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। जो वाटर में सॉल्युबल होंगे वो हाइड्रोफिलिक होंगे। ठीक है। पोलर होंगे वो। ठीक है। उसकी वैल्यू रहेगी 1 to 10। और 10 to 20 किसकी वैल्यू रहेगी, लिपोफिलिक, मतलब जो फैट में सॉल्युबल रहेंगे, लिपिड में सॉल्युबल रहेंगे, लिपिड लविंग होंगे। तो ये स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to 20 तक रहता है। अब इसमें 1 to 3 तक जी। वैल्यू किसकी आती है, एंटी फोमिंग एजेंट की। एंटी फोमिंग एजेंट क्या होते हैं, जो कि फोम नहीं बनने देते, उसको हम एंटी फोमिंग
एजेंट कहते हैं। 4 to 8 जो वैल्यू आएगी वो वाटर इन ऑयल इमल्शन की आएगी। इमल्शन पढ़ाया था आपको मैंने, सिंपल इमल्शन दो टाइप के होते हैं, वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर। वाटर इन ऑयल में ज्यादा क्या जी होगा, ऑयल ज्यादा होगा, ठीक है। ऑयल कंटिन्यूअस फेस में है और वाटर जो है वो डिस्पर्स्ड फेस में है, ठीक है। इंटरनल फेस भी बोलते हैं वाटर को, मतलब तेल ज्यादा है और पानी कम है। तो इसमें जो हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करेंगे उसकी वैल्यू होगी 4 to 8 के बीच में। अब 7 to 9 के बीच में होंगे वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट मतलब जो गीला कर, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आसानी से गीली नहीं होती, है ना, तो उसको गीला जी करने के लिए हम वेटिंग एजेंट यूज करते हैं। इसकी HLB वैल्यू होती है 7 to 9। 9 to 16 आती है आपकी ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट की। इमल्सिफिकेशन मतलब होता है इमल्शन बनाना। इमल्शन बनाने में हम क्या करते हैं, टू इनविजिबल लिक्विड को हम कंबाइन करेंगे, और वो स्टेबल रहना चाहिए, है ना, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल रहना चाहिए, तभी तो हमारा ड्रग काम करेगा। मतलब पानी में ऑयल के जो ग्लोब्यूल्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहना चाहिए, डिस्पर्स्ड रहना चाहिए, ठीक है। और इमल्शन में कौन सा प्रॉब्लम आता है, क्रीमिंग का प्रॉब्लम आता है यदि वो सेपरेट हो जाए दोनों फेस तो, है ना। इमल्शन वाला वीडियो आप देखना, वहां आपको समझ में आएगा। अब 13 to 15 जो है वो डिटर्जेंट की वैल्यू है। डिटर्जेंट कपड़े धोने के लिए हम यूज करते हैं ना, ये सरफेस टेंशन को कम कर देता है। सरफेस टेंशन जी क्या सर। होता है, सरफेस टेंशन की वजह से ही तो पानी तेल में मिलता नहीं है, और इस टेंशन को यदि हम कम कर दे तो पानी और तेल आपस में संयोग बना सकते हैं, और वही तो हमारे इमल्शंस होते हैं, ठीक है। 16 to 18 जो वैल्यू है वो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट की होती है। सॉल्युबलाइजिंग एजेंट को हम घोलचू भी बोलते हैं हिंदी में, ये घोलने का काम करता है। यदि एक चीज दूसरी चीज में नहीं घुल रही है तो हम सॉल्युबलाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना देता है, एक कॉम्बिनेशन बना देता है। क्योंकि हमारा सर्फेक्टेंट जो होता है बेटा, इसका जो मॉलिक्यूल है वो हेड और टेल से मिलके बना होता है। उसकी जो हेड होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है, और जो टेल होती है वो लिपोफिलिक होती है। अब हमको वाटर को ऑयल में यदि मिलाना है तो हमने सरफेक्टेंट डाल दिया, तो ये क्या करेगा, इसका जो हेड है वो वाटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जो टेल है वो का ऑयल के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और दोनों को ये पकड़ लेगा ना, बताओ। वैसे दो लड़के हैं, दोनों जी इधर सर। उधर जा रहे हैं, मेरी दोस्ती दोनों से है, तो मैं दोनों को संभाल सकता हूँ कि नहीं। जी दोनों मेरी वजह से एक साथ रह सकते हैं यदि मैं उनको समझाऊं तो, है ना। तो ऐसे ही ये जी सर्फेक्टेंट भी होते हैं, ये ऑयल को भी पकड़ के रखते हैं और वाटर को भी पकड़ के रखते हैं, तो ऑयल और वाटर आपस में संयोजित रहता है, और ये इससे हमारे इमल्शन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका। अब जी इसमें कुछ एग्जांपल्स आप देख लो, जैसे आपका ऑलिक एसिड है, इसकी HLB वैल्यू 1 होती है। ये HLB वैल्यू बेटा याद रख लेना, और मैं आपको इसके ऑडियो वीडियो से आप नोट्स जरूर बना लेना। ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स कहलाते हैं। इसका एग्जांपल है ऑलिक एसिड, जिसकी HLB वैल्यू है 1। स्पान 80, इसकी HLB वैल्यू है 4। स्पान 60, HLB वैल्यू 5। गम अकेजिया, HLB वैल्यू 8। स्पान 20, HLB वैल्यू 12, ठीक है। तो ये सब इसके एग्जांपल्स है, किसके, सर्फेक्टेंट्स के। और ये सर्फेक्टेंट्स एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट यूज होते हैं इमल्शन बनाने के फॉर्मुलेशन में। और MCQ में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पोटेशियम ऑलिएट की HLB वैल्यू क्या है। ये एक एक्सेप्शन है, इसकी HLB वैल्यू बहुत हाई है, ये बहुत ज्यादा हाई लिपोफिलिक नेचर का होता है, इसकी HLB वैल्यू 40 होती है। ये एक एक्सेप्शन है, MCQ में पूछा जाएगा, याद रखना आप। और पोटेशियम आपका सोडियम लोराइल सल्फेट, इसकी भी HLB वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है, 40 होती है, ठीक है। इसकी HLB वैल्यू 40 है। तो ये दोनों आप याद रखोगे बेटा, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको। अभी MCQ आएंगे ना एग्जिट एग्जाम में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो HLB स्केल आपको समझ में आया। HLB स्केल के हम हेल्प कब लेंगे, जब हम लोशन बनाएंगे, क्रीम बनाएंगे, कॉस्मेटिक्स बनाएंगे, इमल्शन बनाएंगे, है ना। जैसे जी एग्रीकल्चरल पर्पस से हम जैसे पेस्टिसाइड्स बनते हैं, हर्बिसाइड्स बनते हैं, है ना। तो ये सब जब हम बनाते हैं तो HLB स्केल का सहारा लेते हैं। जैसे पीएच स्केल मैंने आपको बताया था ना, 1 to 14 रहता है। 7 पे न्यूट्रल, 7 से नीचे जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, 7 से ऊपर जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ेगी। वैसे ही ये स्केल भी यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो बेटा, 0 to 18। कुछ बुक में 0 to 20 भी नजर आएगा आपको, है ना। देख पा रहे हो आयुष जी बेटा ये स्केल। जी सर। जी सर। तो ये आपको समझ में आया HLB स्केल क्या होता है बेटा, सरफेक्टेंट्स क्या होते जी हैं, सर। है ना। सरफेक्टेंट्स एज अ सॉल्युबलाइजिंग एजेंट भी यूज होते हैं, मतलब घोल देते हैं एक चीज को दूसरी चीज में, और दवाई बनाने के लिए हमारे लिए जरूरी है ना। और ये एडेशन जी का जो फोर्स होता है उसको कम कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्लीनिंग भी हो जाती है, तो एज अ डिटर्जेंट भी काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा। जी आयुष जी कोई सर। डाउट हो तो